देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का 20 VBI लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, जितना करवाते अगर याद कर लेते हैं, तो आपको गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो होता है दोस्तों, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। 3 नंबर का 5 नंबर वाला प्रश्न होता है, 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि 20 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछ देता है, हर साल 3 गो से ज्यादा पूछता है। तो अगर याद कर लीजिएगा तो समझिए आपका दोस्तों 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, 4 वीडियो लाएंगे तो 5 के 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और इतना आसान लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझो ये कि आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा 4 गो मात्र वीडियो देखने से। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। और ये देखिए फर्स्ट में ये क्वेश्चन मैंने रखा है, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, देखो कब कब 2012, 2015, 2020, 2022 के सेंटर एग्जाम 2023 में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते जाइए, बस याद ही आपको करना है, एक बार में याद हो जाएगा। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है। देखो कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होता है, उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला वैसे कार्बनिक यौगिक जो दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं, उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ से देखो चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो दोस्तों प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होता है, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए इसके प्रकारों का भी हमको वर्णन करना है, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसका प्रकार भी आपको मिल जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट भी आपको एग्जाम में लिख देना है ताकि आपको बोनस अंक मिले। देखो कार्बोहाइड्रेट समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट समस्त जीवधारी, जो भी जीवधारी इस दुनिया में दोस्तों, उन सभी जीवधारियों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक होता है। इसमें पेड़ पौधा जो होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ यानी कि अपना कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति कर लेते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सूर्य प्रकाश जो होता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश कब होता है? दिन में होता है। तो वो अपना जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त करते हैं दिन में सूर्य के प्रकाश से करते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट से, तो ये सब आपका दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए भाई, देखिए मोनोसैकेराइड पहला सैकेराइड है दोस्तों, जो कि 3 गो में से एक पहला है मोनोसैकेराइड। तो देखो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में, यानी कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट होगा दोस्तों मोनोसैकेराइड का, जिसके एक अणु में 3 से 7 दोस्तों कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। 3 से 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उससे हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि क्या हैं, इसके एग्जाम्पल, यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके एक अणु में 3 से 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें मोनोसैकेराइड कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि क्या है, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो इसको आपको क्या करना है? याद करते हुए चलना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए अब देखिए पॉलीसैकेराइड, इसमें आपका पॉलीसैकेराइड भी आता है। यानी कि देखो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप है, यानी कि पॉलीसैकेराइड जो होता है जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड की अनेकों इकाइयां प्राप्त होता है, उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड की अनेकों इकाइयां प्राप्त होती है, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे देखो स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड है, जिनके दोस्तों जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड जो होता है उसकी अनेकों इकाइयां प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ये सब आपको क्या करना है? याद करना है। और लास्ट में आपका ओलिगोसैकेराइड आता है, तो इसको भी कवर कीजिए।
देखो ओलिगोसैकेराइड में क्या आता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती है, उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। यानी कि आपसे जब भी बात करेगा ओलिगोसैकेराइड को तो आपको याद रखना है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 10 तक इकाइयां प्राप्त होता है, इसी को ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया, ये सब क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपको पता चला दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन पहले जान लीजिए क्या था, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। 2012, 15, 2020, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो आपसे आया कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखो ये 2015, 2019, 2019 कंपार्टमेंटल, 2021 इंटरनेट मॉडल पेपर, ये सब एग्जाम में पूछा है। तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछता है। तो आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से निष्कासन की प्रक्रिया को लिखें। तो देखो आपको पहला लाइन लिखना है कि आयोडीन जो होता है सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी कि आयोडीन क्या है दोस्तों, सक्रिय होता है। सक्रिय होने के कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए आयोडीन के स्रोत देखिए। देखो आयोडीन के स्रोत में देखो तो समुद्री घास और चीनी साल्टपीटर और प्राकृतिक ब्रांड, ये क्या है, आयोडीन के स्रोत हैं। क्या है सर जी, ये आयोडीन के स्रोत है। क्या क्या है, समुद्री घास, चीनी साल्टपीटर, प्राकृतिक ब्रांड, ये दोस्तों आयोडीन का स्रोत हो गया। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपका आयोडीन का मुख्य स्रोत हुआ। और कहा था कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कासन की क्रिया को लिखे। यानी कि समुद्री घास होता है दोस्तों, उससे आयोडीन का निष्कासन कैसे किया जाता है, उसकी अभिक्रिया को लिखना है। तो लास्ट में आपको लिखा हुआ है दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिए, ये आपका अभिक्रिया है। पहले ये कैसे अभिक्रिया बना, ये पहले प्रतिक्रिया आप लोग यहाँ से पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको आसानी से लिख दोगे, क्योंकि इतना पढ़ लोगे तो आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से लिखेंगे समुद्री घास में आयोडीन का उत्पादन। अब देखो कैसे उत्पादन किया जाता है, जैसे नहीं लिखते हैं कि आप लोग जैसे कोई लड़के वगैरह देख रहे स्टूडेंट छात्रा हो गए, तो वो कैसे सब्जी बनाते, तो उसकी प्रक्रिया क्या होता है, पहले आलू टमाटर काट करके सब्जी उबाला जाता है गर्म पानी में, इस प्रकार से। उसी प्रकार से समुद्री जो आयोडीन होता है दोस्तों घास में कैसे उत्पादन किया जाता है, उसी को लिखना है जो सही में है। तो देखो आयोडीन का उत्पादन करने के लिए लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से किया जाता है। यानी कि जो आयोडीन का उत्पादन होता है, इसका उत्पादन करने के लिए लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से किया जाता है। यानी कि कौन सा किस्म होता है, लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से किया जाता है। इस समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा करके, देखो ये लैमिनेरिया किस्म का समुद्री घास है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से सुखा करके एक गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक, देखो एक गहरे गड्ढे में अच्छी तरह से धो करके गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक, ये नहीं कि लापरवाही में, सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, जलाया जाता है। यानी कि दोस्तों लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास को अच्छी तरह से धो करके क्या किया जाता है, सावधानी पूर्वक जलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन नष्ट नहीं हो जाए। यानी कि सावधानी पूर्वक जलाया जाता है क्योंकि आयोडीन नष्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो आयोडीन नष्ट हो जाएगा, तो फायदा क्या होगा हमको जलाने से। इसीलिए सावधानी पूर्वक आयोडीन को जलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन नष्ट नहीं हो पाए। जलने के बाद प्राप्त दोस्तों राख को केल्प कहा जाता है। यानी कि जलने के बाद जाहिर सी बात है कुछ राख प्राप्त होगा, उसी राख को हम लोग केल्प कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, उस राख को हम लोग केल्प कहते हैं, जिसमें दोस्तों केल्प में 0.4 से लेकर के 1.3 तक आयोडीन उपस्थित हो जाता है। यानी कि जो राख निकालता है मेरे प्यारे साथियों, राख निकला उसी में आयोडीन होता है, जिसमें 0.3 से लेकर के 1.3 तक आयोडीन उपस्थित होता है। और दोस्तों केल्प को जाल में घुला करके, देखो केल्प जो होता है उसको जाल में घुलाया जाता है और विलयन को आंशिक प्रवाहकरण के फलस्वरूप, यानी कि दोस्तों जला करके उसमें क्या जाल में घुलाया जाता है, विलयन को
आंशिक प्रभाव के कारण के फलस्वरूप काम जो घुलनशील होते हैं, जो काम घुलते हैं, जो घुलने के नाम न लेते हैं, काम घुलते हैं ना के बराबर, उसमें KCl K2SO4 Na2SO4 को 200 बार का लिया जाता है। यानी कि जो केल्प था दोस्तों उसको पानी में डाला गया, उसको सॉल्यूशन किया गया, सॉल्यूशन विलयन किया गया, विलयन बनाया गया, जो उसमें काम घुलनशील थे। क्या क्या काम घुलनशील थे? KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोसल्फेट, ये सब क्या है को बाहर का लिया गया क्योंकि ये दोस्तों काम घुलनशील थे। जबकि जाल में अधिक घुलनशील जैसे Na सोडियम और Ki जो है दोस्तों ये मूल रूप से विलयन में शेष रह जाता है। यानी दोस्तों जो अधिक घुलनशील था दोस्तों वो तो घुल गया उसमें, तो वो निकलेगा कहाँ? काम घुलनशील था उसको ना बाहर किया गया जी। जैसे कचरा था तो उसको आप लोग क्या कहते हो, पानिया में जैसे बाल्टी है तो उसमें कचरा, तो कचरा को कैसे हाथ से हटा देते हो, यानी कि उसको हटा देते हो। और जो घूलने वाला था तो वो तो घुल गया, जाल में अधिक घुलनशील Na विलयन में शेष रह जाता क्योंकि वो घुल गया, उसको निकालोगे कैसे? अतः इस विलयन में शांत H2SO4 का मिश्रण, यानी कि इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्लों के राजा को मिलाया जाता है। H2SO4 मिला के मिश्रण को क्षारीय धारीय डाइऑक्साइड के साथ एक लोहे के पात्र में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है? क्योंकि इससे जो होता है दोस्तों आपका दोस्तों जो फलस्वरूप भास्पित आयोडीन होता है कि विशेष प्रकार के मिट्टी की बनी नालियों से संग्रहित कर इसको ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि आयोडीन को एक विशेष प्रकार के बने मिट्टी की नालियों में संग्रहित कर इसको दोस्तों क्या किया जाता है? ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। देखो कितना आसान था, इसी को एक्वाटोर्नल कहा जाता है। एकदम मजा आ गया मेरे प्यारे साथियों, एकदम पूरा आपको अब समझा दें। आप देखो यहाँ पर Na 2Na ये MnO4 है और 200 सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया तो इससे क्या हो गया? NaHSO4 निकला, फिर MnSO4 और लास्ट में आपका 200 आयोडीन बन गया, उसको ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया गया। देखो है कि नहीं? वास्तव में कितना आसान लैंग्वेज है, एकदम अपनी भाषा में मैंने लिखा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन का औकात आप इस चीज़ से लगा सकते हो क्योंकि 2015, 2019, 19 का पार्टमेंटल, 2021 इंटरनेट लगातार अपनी छाप को बनाई है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भूलिए नहीं। अरे मेरे प्यारे याद कीजिए, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब देखो हेनरी का नियम का अनुप्रयोग ये तो हर साल पूछा जाता है लगभग मेडिएशन, कभी मॉडल सेट उठा लीजिए, कभी दोस्तों बिहार बोर्ड का सेंटर उठा लीजिए, कभी फाइनल एग्जाम उठा लीजिए। लेकिन गलती ये हुआ कि मैंने इससे लिखना ही भूल गया कब कब पूछा गया, लेकिन बहुत बार पूछा, आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए बहुत बार पूछा है। तो देखो हेनरी का नियम लेके इसका अनुप्रयोग लिखे। देखो ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग समझ लीजिए। तो देखो हेनरी का नियम, स्थिर ताप के किसी विलयन उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। आप कहोगे सर जी स्थिर ताप क्या है और ये विलयन का क्या है? तो देखो यहाँ पर समझो मेरे प्यारे, यहाँ पर गैसीय विलय की मात्रा m होगा और यहाँ पर आरोपित दाब P होगा और K एक स्थिरांक होगा जिसे हेनरी का नियतांक कहेंगे। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से स्थिर ताप के किसी विलयन में गैसीय विलय की मात्रा, गैसीय विलय की मात्रा क्या है आपका? m है, तो गैसीय विलय की मात्रा m और उस पर आरोपित दाब क्या है? P के कैसा समानुपाती, इनके 200 समानुपाती हो गया, तो m समानुपाती क्या हो गया? P हो गया। ये आपका हेनरी का नियम हो गया मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं? कमाल का क्वेश्चन। चलिए ये तो हेनरी का नियम हो, इसका अनुप्रयोग में पूछा जा रहा है, तो अनुप्रयोग भी मैंने लिखा है मेरे प्यारे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है जी। चलो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, हेनरी के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। अब देखो कहा जा रहा है कार्बोनेट पेय पदार्थ में, देखो बिल्कुल कार्बोनेट पेय जो पदार्थ होता है उसमें भी आपका हेनरी का नियम का उपयोग किया जाता है। देखो एकदम याद कर लेना मेरे प्यारे, बहुत मेहनत करके इतना आसान लैंग्वेज बनाए हो, आप लोग बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में पूछता है। देखो कार्बोनेट पेय पदार्थ में सोडा, वाटर, बियर आदि पेय पदार्थों में उच्च दाब पर दोस्तों क्या बढ़ते हैं? CO2 गैस बढ़ते हैं। यानी कि जो सोडा, वाटर जो होता है दोस्तों, बियर जो होता है, आदि जो पेय पदार्थ होता है उसको उच्च दाब पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये तो कार्बोनेट पेय पदार्थ हो। अब देखो रक्त में घुले गैसों के विनिमय में भी इसका यूज किया जाता है।
देखो रक्त में घुली गैसों के विनिमय में, तो देखो श्वासन में ले गई O2 का आंशिक दाब उच्च होता है, इसीलिए फेफड़े में पहुंच कर ये हेमोग्लोबिन में मिलकर के ऑक्सो हेमोग्लोबिन का बनाती है। जैसा कि आपको पता है कि श्वासन में ले गई O2 जो होता है ऑक्सीजन दोस्तों, उसका आंशिक दाब क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए वो फेफड़े में घुस करके रक्त को दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण लाल कर देता है। ये दोस्तों हमें क्या प्राप्त देता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें देता है मेरे प्यारे साथियों, रेडीमेड बना देता है पूरे शरीर को। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। आप देखिए चौथा नंबर पॉइंट, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दोगे आपका पूरा 5 नंबर मिलता है। अब देखो ऊंचाई पर भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है दोस्तों हेनरी का। देखो अधिक ऊंचाई पर कैसे होता है, अधिक ऊंचाई पर O2 जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। क्यों सर जी, अरे भैया ऊपर है तो वहां पर पेड़ थोड़ी है कि वहां पर ऑक्सीजन भरा रहेगा, अरे वहां पर आंशिक दाब होता है वो कम होता है, इसीलिए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों आपका रक्त उसमें ऑक्सीजन है। जैसे जैसे आसमान में जाओगे ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में, उससे वैसे आपके रक्त में दोस्तों क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे क्या होगा आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, या तो आपके नाक से खून निकालने लगेगा, ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो इसीलिए पर्वतारोही जो होते हैं, देखो मैंने बोला कि पहाड़ी वाले इलाके यानी कि पर्वतारोही लोगों को नाक से खून निकलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ऑलरेडी पहले वहां पर ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन जो है दोस्तों आपके खून जो होता है वो वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। जब नहीं पहुंचता है तो जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से क्या निकलते लगते हैं, खून निकलने लगते हैं। इसीलिए तो दोस्तों देखे होंगे आप लोग गोताखोर वगैरह जो तो ऑक्सीजन लेकर के अगर पानी के भीतर जाना है तो वो ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। अब देखो जलीय पौधों में लास्ट पॉइंट 5 नंबर का है। देखो जलीय जीवन में वायु में उपासित ऑक्सीजन जल की विलेयता के कारण ही दोस्तों संभव हो पाया। जलीय जीवन है दोस्तों, वो जल की विलेयता के कारण ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के कारण ही जलीय जीवन संभव हो पाया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो नींद नदी समुद्र जलीय जीव संभव हो पाया हूँ। चलिए ये तो दोस्तों 3 को 5 नंबर वाला हो गया। अब आपका चौथा 5 नंबर बच रहा है। ये देखो कब का पूछा है, 2019 2021। अब आपके बोर्ड एग्जाम की बारी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको दोस्तों क्या प्राप्त करना है, डेरिवेटिव प्राप्त करना, व्यंजक प्राप्त करना है। अब इसको आप लोग क्लियर कर लोगे ना, तो आपका ये दोस्तों समझिए कि आपको 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाता है बार बार में। तो बस इसको आप लोग देखो, फिर सुनो कोटि का आएगा, फिर 5 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो लाएंगे उसमें भी करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बहुत आसान तरीके से लिखा हूँ, बिल्कुल याद होगा आपको। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पहले परिभाषा लिखना है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान एकांक होता है, इनकी एक होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान एकांक होता है उससे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होगा तो प्रथम कोटि, 2 होगा तो द्वितीय कोटि, 3 होगा तो तृतीय कोटि। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की बात किया है तो कोटि का मान एकांक होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो रिएक्शन आपका होगा, मान लिया का दोस्तों ये आपका दोस्तों क्या रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो प्रारंभ में मान लीजिए अभिक्रिया ए दोस्तों को ये दोस्तों क्या है, कारक है दोस्तों, तो ये उत्पाद में बनेगा मेरे प्यारे से। तो परिणाम में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं उत्पाद बनेगा, 0 बनेगा। और वहीं टी समय बात करोगे, जैसे कि आप लोग मान लीजिए आग पर क्या चढ़ा दिए, गैस पर मान लीजिए आप लोगों ने दोस्तों दाल चढ़ा दिए तो देखो शुरू में चढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ होबे नहीं करेगा, कुछ बनेगा कहाँ से उत्पाद, कुछ नहीं बना। लेकिन टी समय का मतलब कहने का मतलब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 दिन 3 दिन, टी समय का मतलब ये हुआ। तो टी समय बाद कुछ समय लगेगा तो कुछ तो बनेगा। तो मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों दालें आप लोग उबाल रहे हो तो दाल बनेगा दोस्तों, तो उसमें से कुछ तो दोस्तों बनेगा ना, तो उससे टी माइनस एक जो होगा ए माइनस एक्स, यानी कि इससे निकाल करके कुछ तो बनेगा ना, वो आपका प्रोडक्ट एक्स होगा। और जब एक्स होगा तो थोड़ा सा नीचे आएंगे। और अब क्रिया का वेग आपको पता है क्या होता है, देखो
अभिक्रिया का जो वेग होता है क्या होता है, dr/dt होता है। याद कर लीजिए, आपकी अभिक्रिया का वेग होता है और यहाँ पर Kr⁴ होता है। ये अभिक्रिया का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दोस्तों प्रथम कोटि आया है तो n बराबर 1 रख देंगे, द्वितीय कोटि रहता तो 2 रखते तो n बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा तो 1 मैं रख लिया हूँ मेरे प्यारे साथियों। देखिए थोड़ा सा ये नीचे देखो अभिक्रिया के दोस्तों कोटि, तो अभिक्रिया के कोटि n बराबर क्या है आपका दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो n बराबर 1 रखा। और जब 1 रखा मेरे प्यारे साथियों तो इसका 1 घात मिलकर के 1 ना होगा, तो यहाँ से dr/dt हो गया और यहाँ पर -Kr और t हो गया। कहोगे सर जी यहाँ पर आपने दिखाया माइनस था तो इस सब कर दिया माइनस। हाँ जी, इसको इस तरफ से लेकर के माइनस को इस सब कर दिया, इसका घात 1 रखे थे तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। एकदम आसान है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से था dr/dt था और बराबर में क्या था के देखो 1 मिनट था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, माइनस में था और यहाँ पर क्या था Kr और इसका पावर n था। तो मैंने क्या रखा दोस्तों, n बराबर 1 रखा तो इसका 1 रखोगे तो पूरा Kr रहेगा, ये माइनस में था, इस सब आया तो प्लस का हो गया। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो जब समय 0 है, क्या दोस्तों जब समय 0 है तो अभिक्रिया क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा, जाहिर सा बात है। अरे अभी चढ़ाए कुछ हो तो कुछ कहाँ से बन जाएगा जी, थोड़ा सा समय लगेगा ना। अरे मान लो t समय बाद 1 मिनट या 2 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा के बाद देखोगे तो अभिक्रिया RT बनेगा, यानी कि कुछ चेंज हुआ। तब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। कहोगे सर जी दोनों तरफ समाकलन, हाँ जी। अब देखो लिमिट लगाएंगे R0 से लेकर के RT तक, यानी कि 0 से मतलब क्या, आगे तक, यानी कि कुछ नहीं बनेगा उसके बाद कुछ बनेगा। यानी कि शुरू में तो कुछ नहीं बना लेकिन बाद में कुछ बनेगा ना। उसी प्रकार से R0 लिमिट RT, यानी कि R0 से लेकर के RT तक ये दोस्तों लिमिट लगा हुआ है। और ये आपका दोस्तों ये जो दिया गया dr/dt लिखा हुआ है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो कहोगे सर जी त्रिया गुना किए हो, हाँ त्रिया गुना किए, क्योंकि देखो R ये इस तरफ था तो इस तरफ आया तो भाग में हुआ, और ये दोस्तों T था उस तरफ गया तो गुना का हो गया। त्रिया गुना करके मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। बायो वाला थोड़ा समझना का कि आपको दिक्कत हो सकता है कि आप मैथ नहीं पढ़े हो। चलिए यहाँ से दोस्तों लिमिट लगा दिया 0 से लेकर के T तक, क्योंकि आपको पता है 0 आपका दोस्तों रिएक्शन था, फिर उसके बाद T समय में T हुआ। तो यहाँ सब देखते जाओ। देखो ln बटा r जो होता है दोस्तों, जैसे लॉग होता है ना 1/x का, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों केमिस्ट्री में इसे डायरेक्ट लिख सकते हो ln, लॉग की जगह क्या लिख सकते हो ln। और आपका r तो एंगल है r लिख दिया। अब देखो लिमिट जो दिया गया वहीं लिखा हुआ है, ये दोस्तों R0 से लेकर के RT तक, और ये भी दोस्तों सेम ही है, क्योंकि इसमें एक ही परिवर्तन हुआ कि के कांस्टेंट था बाहर कर दिया T के, और दोस्तों dt का समाकलन आपका T प्राप्त हो गया है कि नहीं, बिल्कुल T प्राप्त हो गया, क्योंकि के आपका दोस्तों बाहर हो गया, dt का समाकलन T प्राप्त हो गया। और इसका दोस्तों समाकलन लॉग प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ln r भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री के रूप में। अब देखो लिमिट लगा देंगे डियर स्टूडेंट से कहाँ तक है, तो देखो पहले आपका दिया गया है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे तो ln r, और दोस्तों r जो है उसकी जगह RT रखेंगे, और एक बार r की जगह R0 रखेंगे, तो r की जगह R0 और RT रख दिया। यानी कि अपर लिमिट r की जगह क्या लिखा, एक बार RT रखा, फिर दोस्तों r की जगह R0 रखा। अब देखो लिमिट जो होता है दोस्तों माइनस में लिखा था अपर लिमिट से लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट रखा। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से KT है, क्योंकि सर जी K तो बाहर था, T इस प्रकार से रखे तो T -0 करेगा तो क्या प्राप्त होगा, KT ना प्राप्त होगा जी। तो KT लिख दिया मैंने, यहाँ KT लिख दिया। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुना किया, क्या माइनस से गुना किया, दोनों पक्षों में माइनस का गुना किया। जब गुना किया मेरे प्यारे साथियों, तो अब देखो ये था ना मेरे प्यारे साथियों माइनस का प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था जो प्लस का हो गया, और ये माइनस का था वो प्लस का हो गया। यानी कि यहाँ से आप लोग अब देखोगे एकदम आसान हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये माइनस था दोस्तों, इसको बाद में लिख दिया, प्लस वाला को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत है, क्योंकि देखो माइनस में था उसको बाद में लिख दिया, तो बाद में लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब KT को KT लिख दिया। अब देखो आपको एक सूत्र पता होगा मेरे प्यारे साथियों,
जो m माइनस एन होता है, लॉग m माइनस लॉग एन क्या सूत्र होता है, लॉग m बटा एन होता है। अगर मैथ में नहीं पढ़े दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए, लॉग m माइनस लॉग एन जो होता है लॉग m बटा एन होता है। ये आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफरेंशिएशन का करवाते हैं उसमें ही बताए हैं, यानी कि लॉग m माइनस लॉग एन जो सूत्र होता है लॉग m माइनस एन लॉग m बटा एन होता है। उसी प्रकार से लॉग m माइनस एन था तो लॉग m बटा एन हो गया, यानी कि आर नॉट बटा आर टी हो जाएगा, आर नॉट बटा आर टी हो गया। और 200 के टी को के टी ही लिख दिया। अब देखो यहाँ से देखेगा मेरे प्यारे साथियों, जो के टी है ना उसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, और एल का जो मान होता है इसको है दोस्तों बाद में यहाँ पर लिख दिया। लेकिन एक शर्त लगा दे, एल का जो वैल्यू था, एक एल है ना, ये एल का वैल्यू क्या निकलता है, वैल्यू इसका होता है 2.303 लॉग। क्या होता है 2.303 लॉग। तो यहाँ से इसका मैंने लिमिट लगा दिया दोस्तों, क्या एल का मान, क्या मान होता है, ये मान होता है, ये आपका मैंने लिख दिया। और आर नॉट बटा आर टी तो पहले वाला ही है, यानी कि एल था उसके जगह सिर्फ ये वाला पॉइंट लिख दिया, इसी को यहाँ पर लाया और इस पॉइंट को मैंने क्या किया, भर दिया। अब ये भर दिया तो यहाँ से चूंकि आपको पता है कि आर नॉट जो है दोस्तों ए है, और आर टी दोस्तों आपको पता है दोस्तों आर टी ए माइनस एक्स है। शुरू में आपको थोड़ा बताएं तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, नोट किए होंगे तो। और यहाँ सब समझिए, अब यहाँ तक समझ गए दोस्तों, तो यहाँ सबका टी क्या है, गुना में है, तो उस सब जगह से पूरा का भाग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा पूरा का भाग हो गया, और ये दोस्तों था आर नॉट के जगह हम लोग ए पुट अप कर दिए, यहाँ पर ए पुट अप कर दिए, और आर टी था दोस्तों आर टी, इसके जगह मैंने ए माइनस एक्स पुट अप कर दिया और ए माइनस एक्स पुट अप कर दिया। एकदम आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आता एक दो बार और देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी, तो इसको भी आपको क्लियर करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त होगा। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर ही कर लेना है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, क्योंकि 2018 में पूछा है। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया को पहले परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दरों की दोस्तों सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती, अर्थात तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उससे हम लोग शून्य घात की अभिक्रिया कहते हैं। ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा हुआ। अब इसको देखो कैसे मानेंगे, देखो प्रथम कोटि माने तो उसी प्रकार से, ये और भी आसान है, प्रथम कोटि से आसान है, शून्य कोटि है। देखो रिएक्शन देखिए यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया जो होगा उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रकार से। तो आपको माना है अपने लोगों ने, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तात्कालिक दर क्या होता है, देखो माइनस डी आई बटा डी टी, और के और नॉट होता है। शुरू में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बताएं, लेकिन यहाँ पर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ से आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जीरो पुटअप करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, के, देखो यहाँ पर के हो जाएगा, और आर नॉट, आर के पावर जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, तो के गुना 1 होगा तो के प्राप्त हो जाएगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों क्या था, तात्कालिक मान। अब यहाँ से आपको पता चल गया, तो यहाँ से आप लोग त्रिया गुना कर दीजिए, यानी कि दोस्तों इसको 1 से गुना कर लेंगे तो ये माइनस डी आर हो गया, और डी टी को कर देंगे के से गुना तो के डी टी हो गया। जब के डी टी हो गया तो ये आप लोग यहाँ से देखिए तो माइनस का है, तो इस सब चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। जो विद्यार्थियों को यहाँ पर नहीं समझ में, आपको बतला दे मेरे प्यारे साथियों, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए दोस्तों आप लोग इसका जीरो रखिएगा, तो आपको पता है कि आर के पावर जीरो या ए के पावर जीरो, जिसका भी घात जीरो था उसका मान 1 होता है। तो दोस्तों 1 को गुना के से किया तो के प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस करके मैंने क्या क्या माइनस था इसको इस सब लाया, तो ये इधर ले आया, माइनस को इस सब कर दिया, ठीक है ना। ये सुने, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ समाकलन ठोक देंगे। क्या ठोक देंगे, समाकलन। अब देखो समाकलन ठोकेंगे, इस प्रकार से मैंने समाकलन ठोक दिया। और आपको पता है कि जैसे dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो उसी प्रकार से dy का समाकलन r हो गया, है कि नहीं जी। अब देखो जो बायो वाला है उसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए dr जो होता है इसका समाकलन r होता है, क्या होता है, r होता है। और यहाँ पर देखो k dt है, k कॉन्स्टेंट है, 12 जगह dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जिस प्रकार dr का समाकलन दोस्तों r हुआ, उसी प्रकार dt का समाकलन t हो जाएगा। तो यहाँ पर टी हो गया, और आपको दोस्तों माइनस पहले से के था, के टी हो गया। और कांस्टेंट में आप लोग सी या के आप लोग जोड़ते हो समाकलन में, लेकिन यहाँ पर आपको आई जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, यहाँ पर आपको आई जोड़ोगे तभी काम बनेगा। आई आपको जोड़ना है, समाकलन स्थान इसी को कहा जाता है आई, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो,
आपको पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया तो समय क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो यहाँ से देखिए आर दोस्तों जो होगा आर नॉट हो जाएगा, और आर नॉट जब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे, आर दिया गया है, और दोस्तों आर जब दोस्तों जीरो होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो आर नॉट है ना, ये आर नॉट, ये आर के जगह आर नॉट लिखाएगा। क्यों सर जी? क्योंकि आर का मान हमें आर नॉट प्राप्त हो गया, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया था तो आर नॉट प्राप्त हो गया, और ये माइनस यानी कि आर के जगह आर नॉट पुटअप कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया टी बराबर दोस्तों आर नॉट निकला। जब आर नॉट निकला सर जी तो माइनस के गुना जीरो करेंगे। टाइम कितना है? जीरो दिया हुआ है, टाइम जीरो है, प्लस में आई जोड़ दीजिए। अब देखो आर नॉट हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप लोग देखो, आप ये दोस्तों जीरो हो गया, ये क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि माइनस क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? रुकिए एक मिनट। यानी कि ये आपका दोस्तों क्या हो गया? जीरो हो गया। ये आपका दोस्तों क्या होगा? माइनस क्या होगा? जीरो हो गया, और आपका दोस्तों आई बच गया तो आई यहाँ मैंने लिख दिया, और दोस्तों ये वाला दोस्तों था आर नॉट, उसको दोस्तों इस सब कर दिया। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में बिल्कुल आएगा 100% दावा। ये आपका दोस्तों क्या था? जीरो, और इसको मैंने आई बराबर क्या कर दिया? आर नॉट, इसको इस सब लिख दिया। अब देखो यहाँ से समीकरण एक से चलेंगे। समीकरण एक में मैंने क्या माना था? आर बराबर दोस्तों इस प्रकार से आपको समीकरण एक माने थे। देखिए यहाँ पर ये आपका दोस्तों क्या समीकरण वन है, तो ये आपका दोस्तों क्या इसी को उठा करके समीकरण वन को रखेंगे यहाँ पर नीचे। इसी को मैंने रखा जब मेरे प्यारे, इसको जब रख दिया यहाँ से तो आपको पता है कि के टी, आप कहोगे सर जी के टी क्या है? अरे मेरे प्यारे ये माइनस में था, इस तप है प्लस का, और ये प्लस में है उस तप जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से दोस्तों आपका माइनस का आर आ गया, आर आ गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों के क्या गुना में है, टी गुना में है तो इस तप आएगा तो भागा में, ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त हो गया। एकदम इतना आसान था मेरे प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया है, तो आप लोग क्यों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे? अरे कर लीजिए भैया, क्योंकि हम आपको पूरी तैयारी करवाने मेरे प्यारे साथियों। इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो गारंटी है मेरे प्यारे साथियों कि आपको दोस्तों 20 नंबर का जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 5 कितना होता है? 6 गो, जिसमें से 3 का उत्तर देना था, इसी में से आएगा। बस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, एक 2 बार और वीडियो देख लीजिए, जितना बार होगा उतना आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। आप नोट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो आप लोग कोर्स लेना चाहते हो ले सकते हो, बहुत कम चार्ज मिलेगा, उसमें आपको पूरा तैयारी ट्रिक वगैरह मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।